स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से कंगना रनौत को लेकर एक शिकायत क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग के पास अब पहुंची है। कांग्रेस की ओर से ये शिकायत की गई है। किस मामले पर, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात, इस बीच विक्रमादित्य सिंह को लेकर भी करेंगे। भरी जनसभा में उनकी मिमिक्री की गई। आखिरकार किसने इस घटना को, इस हरकत को एक तरह से अंजाम दिया है, ये जानकारी भी आज इसी बुलेटिन में हम आप तक पहुंचाएंगे। तीसरी बात, ओपीएस को लेकर भी करने वाले हैं क्योंकि 3 नए ऐलान ओपीएस को लेकर किए गए हैं। भाजपा की ओर से भी, कांग्रेस की ओर से भी। क्या कुछ अपने अपने ऐलान में भाजपा कांग्रेस की ओर से कहा गया है, ये जानकारी भी बिल्कुल हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि एक दफा फिर बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अभी 8 मई तक मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन फिर 9 और 10 मई को खराब बताया गया है। ऊपरी क्षेत्रों में फिर बारिश बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी बारिश होने वाली है और जो मैदानी इलाके हैं, निचले इलाके हैं, वहां पर आंधी तूफान भी इस दौरान चल सकता है। मई का महीना देखिए शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया जा रहा है। और 3 दिन पहले भी बिल्कुल ऐसी ही स्थिति लाहौल स्पीति और किन्नौर में बनी हुई थी। वहां पर बर्फबारी का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है, जिस वजह से स्थानीय लोग परेशान हो गए हैं। अभी पिछले 3 दिन से थोड़ी गर्मी महसूस की जा रही है, लेकिन उसी बीच मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से एक दफा फिर 8 मई के बाद प्रेडिक्शन जारी कर दी गई है बारिश और बर्फबारी को लेकर। एक और बड़ी घटना सामने आई है। दर्दनाक हादसा कहना चाहेंगे। ये भुंतर स्थित बगीचा गांव में हादसा पेश आया। 2 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई और ये बताया जा रहा है कि पानी के ड्रम में ये बच्ची डूब गई थी। बच्ची बहुत छोटी थी और बच्चे के माता पिता प्रवासी मजदूर है। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थे और कुछ क्षण बाद जब बच्ची उन्हें घर के बाहर नजर नहीं आई तो चारों ओर उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर देखा कि घर के पास जो ड्रम था उसमें बच्ची गिर गई थी। नन्ही सी जान उसमें गिरी हुई थी। हालांकि उसी स्थिति में जो माता पिता थे बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टर्स ने ऑक्सीजन देने की कोशिश की, लेकिन बच्ची की धड़कनें जवाब दे चुकी थी। तो ये काफी दुख भरा मामला हम कहना चाहेंगे। शोक की लहर पूरे क्षेत्र में ही है क्योंकि 2 वर्षीय बच्ची थी, नन्ही सी जान थी और ड्रम में डूबने से बच्ची की मौत हो गई। इसीलिए बार बार माता पिता को आगाह किया जाता है कि जब वो अपने काम में व्यस्त होते हैं तो ये ध्यान जरूर दे आसपास ऐसी कोई चीज ना हो जिससे बच्चे खेलने लगे और बाद में वही उनकी मौत का कारण बन जाए। तो बच्ची की स्वास्थ्य की पूरी जांच करने के बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया था और अभी सदमे में दोनों माता पिता बताए जा रहे हैं क्योंकि प्रवासी मजदूर थे, बहुत मुश्किल से अपने घर परिवार का देखिए गुजारा करते हैं। और इस बीच अगर इस तरह की घटनाएं उनके साथ पेश आती है तो बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है कितने बड़े दर्द से इस वक्त वो गुजर रहे होंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने उन छात्रों को राहत नहीं दी है जो कि परीक्षा में फेल हो गए हैं। दरअसल ये बात हम पीजी अंग्रेजी विषय को लेकर कर रहे हैं। अधिकतर छात्र इसमें फेल हुए हैं कॉलेजेस के। इवन वो छात्र भी इसमें फेल हो गए हैं जिन्होंने दूसरे सेमेस्टर में मेरिट में अपना नाम हासिल किया था। तो फिलहाल ऐसा क्यों हुआ? हालांकि यहाँ तकनीकी खामियां ये विश्वविद्यालय प्रशासन की छात्रों की ओर से बताई जा रही थी और जिसके बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने ही एक कमेटी का गठन भी किया था ताकि जल्द से जल्द ये कमेटी एक रिपोर्ट तैयार कर सके, जांच करने के बाद कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन कोई खास राहत अब जो रिपोर्ट सौंपी गई है विश्वविद्यालय प्रशासन को कमेटी की ओर से उसमें नहीं दी गई है छात्रों को। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीधे तौर पर फेल हुए छात्रों को री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने के लिए कह दिया गया है। यानी कि एक तरह से रीचेकिंग के लिए अब इन्हें फीस भरनी होगी, 600 रुपए फीस देनी होगी और इसमें कोई ग्रेस मार्क्स भी इन्हें नहीं मिलेंगे। केवल री इवैल्यूएशन के लिए अब इन्हें अप्लाई करना होगा, इसके अलावा कोई राहत दी नहीं गई है। हालांकि छात्र संगठन देखिए बिल्कुल इस बात को स्वीकार नहीं करने वाले हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे और ये बात भी कॉलेज प्रशासन के पास विश्वविद्यालय प्रशासन ने खुद मानी थी कि जो सर्वर था उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। तो जब ये तकनीकी खराबी आई ही है तो ऐसे में छात्रों को राहत क्यों नहीं दी जा रही है? महज उन्हें रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने के लिए क्यों कह दिया गया है, वो भी भारी फीस के साथ? 600 रुपए छात्रों के लिए भारी फीस है क्योंकि इस समय वो कमा भी नहीं रहे हैं, अपने माता पिता से ही उन्हें पैसे मांगने पड़ते हैं। तो इस तरह के कई अभी सवाल उठ रहे हैं। संजौली कॉलेज में तकरीबन 17
छात्र थे जिसमें से 16 फेल हो गए हैं, एक ही छात्र देखिए इसमें पास हुआ है। ये तीसरे सेमेस्टर की जानकारी हम लेकर आए हैं। अब ये विवाद और ज्यादा बढ़ेगा या फिर री इवैल्यूएशन के लिए छात्र चुपचाप यहाँ अप्लाई कर लेंगे, ये फिलहाल बात देखने वाली होगी। तो ये जानकारी हम लेकर आए थे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से। क्या कुछ रिपोर्ट लेने के बाद कदम उठाया गया है, ये जानकारी हमने आपको इस मैटर से संबंधित दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 8 मई को बिलासपुर आएंगे। इसके लिए तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई है। दरअसल पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन है जिसमें ये शामिल होने वाले हैं। तकरीबन हिमाचल प्रदेश के 11,000 पन्ना प्रमुख इसमें अपनी भागीदारी दिखाने वाले हैं। 427 बूथ के ये 11,000 पन्ना प्रमुख बताए जा रहे हैं। इन दिनों क्योंकि पन्ना प्रमुख सम्मेलन भाजपा की ओर से शुरू किए गए हैं, अभी इसे बिल्कुल जगह जगह पर आयोजित भी किया जा रहा है। तो ये अंतिम एक तरह से पन्ना प्रमुख सम्मेलन रहने वाला है। इसमें सभी पन्ना प्रमुखों को आने के लिए भी कहा गया है और इसमें शामिल होने के बाद फिर जगत प्रकाश नड्डा मंडी की ओर रवाना होने वाले हैं, क्योंकि मंडी में भी उनकी ओर से बड़ी जनसभा संबोधित की जाएगी। हालांकि बिलासपुर जब ये 8 मई को आएंगे तो उस वक्त नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में बिल्कुल शामिल होने वाले हैं। ये जानकारी आज सामने आई है। दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो परौर सत्संग में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और जो कांगड़ा संसदीय सीट से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के आनंद शर्मा, साथ ही साथ शिमला संसदीय सीट के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी भी दर्शन करने के लिए सत्संग में पहुंचे थे, आशीर्वाद लेने के लिए सत्संग में गए थे। और अभी देखिए आनंद शर्मा के साथ मुख्यमंत्री सुक्खू ज्यादातर देखे जा रहे हैं। कारण इसका यह है कि पहले से लेकर दोनों नेताओं की बॉन्डिंग काफी अच्छी मानी गई है। हालांकि राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए जो क्रेडिट मुख्यमंत्री सुक्खू के लिए किसी को दिया जाता है तो वो आनंद शर्मा ही है। इसलिए भी एक ये कारण है कि जैसे ही उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया तो उसके बाद आनंद शर्मा के साथ उनके जनसभाओं में या फिर आज भी जैसे परौर सत्संग में या आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे तो मुख्यमंत्री सुक्खू वहां पर भी इनके साथ मौजूद रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज बड़ी बातें कही हैं, कुछ बड़ी स्टेटमेंट्स इनकी ओर से निकलकर सामने आई हैं। नालागढ़ में ये पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जिसमें बड़ी बात पहले तो इन्होंने ये कही कि अब तो कांग्रेस भी चाह रही है उनके पास एक नरेंद्र मोदी होते। ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि महिलाओं को बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। ऐसी सोच महिलाओं के लिए, अन्य वर्गों के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री ही रख सकते हैं। इसीलिए केवल कांग्रेस नहीं बल्कि अन्य देश जो हैं वहां पर भी लोग चाहते हैं कि एक लीडर उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा होता। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से किया गया जब ये पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। और इस बीच इनकी ओर से ये कहा गया कि एक और यहाँ कांग्रेस 1500 की राशि देने की बात महिलाओं को कर रही है, ये तो वादा अपना पूरा कर नहीं पाई, लेकिन दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा तोहफा महिलाओं को दिया है और वो है राजनीति में 33% आरक्षण। अब महिलाएं भी विधानसभा का चुनाव बढ़ चढ़कर जीत सकेंगी। और ये भी दावा आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से किया गया है कि अब तो हिमाचल विधानसभा में भी 23 महिलाएं विधायक के तौर पर नजर आने वाली है। अभी मौजूदा समय में विधानसभा में एक ही महिला विधायक हैं, लेकिन आने वाले समय में 23 के करीब महिलाएं दिखने वाली हैं अगर 68 विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से बात की जाए। तो इस बीच महिलाओं के लिए उन्होंने ये बड़ी स्टेटमेंट दी और इससे बड़ा तोहफा महिलाओं के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता है। जहां राजनीति में उन्हें कम मांगा जाता था, वहीं अब 33% आरक्षण उन्हें मोदी सरकार ने दे दिया है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने 1500 रुपए को लेकर कही। दरअसल बात इनकी ये थी कि गारंटी तो बार बार यहाँ कांग्रेस की ओर से दी जाती है। विधानसभा चुनाव से पहले भी फॉर्म भरवाए जा रहे थे, अब लोकसभा चुनाव से पहले फिर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। आखिरकार फिर बाद में ये फॉर्म डाले कहां जाते हैं, इस बात का जवाब भी कांग्रेस को देना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जब काम करने वाली सरकार आए तो वो गारंटी नहीं देती बल्कि सीधे तौर पर काम पर फोकस करती है। इसीलिए पूर्व जयराम सरकार ने महिलाओं को 50% किराए में छूट दी थी HRTC बसेस में, जिसका फायदा अभी भी सभी महिलाओं को हिमाचल में मिल रहा है। और 125 यूनिट तक बिजली निःशुल्क भी दी। जो गारंटी भाजपा ने नहीं दी थी वो भी पूरी करके दिखाई है। कांग्रेस से अपनी गारंटी भी पूरी नहीं कर पा रही है, ना तो 1500 वाली गारंटी पूरी कर पाई है और ना ही बिजली को लेकर अपनी गारंटी पूरी कर पाई है। केवल मैनिफेस्टो में ये जिक्र कर देते हैं, बार बार वही रिपीट करते हैं और धरातल पर फिर कुछ कर नहीं पाते हैं। ये नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से आज जनसभा में बड़ी बात कही गई है। नालागढ़ में दरअसल काफी लोग पहुंचे थे और वहीं महिलाओं को लेकर खास जिक्र इन्होंने किया। भाजपा ने महिलाओं के लिए क्या किया है
वो सभी योजनाएं भी गिनवाई और कांग्रेस अभी तक कुछ नहीं कर पाई है, ये भी उनकी ओर से माना जा रहा है और यही बात उन्होंने जनसभा में भी कही है। हालांकि इस पर देखिए पलटवार भी हुआ है क्योंकि 1500 पर अभी हमें सबसे ज्यादा राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। तो मुख्यमंत्री सुक्खू ने कसौली और हरिपुर धार में आज जनसभा संबोधित की, जिस बीच उनका यही मानना था कि 1500 कांग्रेस की सरकार देना चाहती थी, लेकिन पूरे दल बल के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर चुनाव आयोग पहुंच गए ताकि फॉर्म फिल ही ना करवाए जा सके। लेकिन फिर भी कांग्रेस सरकार पीछे नहीं हटेगी, महिलाओं को 1500 मिलकर रहेंगे, साल के 18,000 उन महिलाओं को मिलेंगे जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है। हालांकि इसे लेकर देखिए सरकार की ओर से एक और कदम उठाया गया है। पिछले कल हमने जानकारी साझा की थी आपके साथ, एक फाइल दिल्ली भेजी गई है अब चुनाव आयोग से परमिशन लेने के लिए। इसमें दो ऑप्शंस कांग्रेस सरकार की ओर से दी गई है। एक तो ये कि जो कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले आवेदन आ गए थे, क्या उन महिलाओं को अभी ये 1500 रुपए दिए जा सकते हैं, और दूसरी ऑप्शन ये है कि जो नए अभी आवेदन आए हैं क्या वो कार्यालय की ओर से, सरकारी कार्यालय की ओर से एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। अभी फिलहाल परमिशन इस पर आई नहीं है, लेकिन ये पत्र भेजने की बात जरूर दिल्ली हो रही है। उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आता है ये हम देखेंगे, क्योंकि बार बार भाजपा ये 1500 वाला मुद्दा उठा रहे हैं और कांग्रेस की ओर से प्रयास ये किया जा रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट हटने से पहले ही किसी तरह से महिलाओं को ये राहत दी जाए ताकि भाजपा का मुंह भी यहां वो चुप करवा सके। फिलहाल इसमें अभी कितना ज्यादा वक्त और लग जाता है ये हम देखेंगे, और आधे आवेदन क्योंकि अभी कांग्रेस के पास पहुंच गए हैं, कुछ एक महिलाएं आवेदन नहीं कर पाई, तो कोड ऑफ कंडक्ट हटने के बाद भी क्या इतनी ही ज्यादा इच्छुक महिला रहेगी ये आवेदन भरने के लिए, ये देखना भी काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। क्योंकि जैसे ही ये ऐलान हुआ था तो हमने देखा था कि काफी ज्यादा मारामारी फॉर्म लेने के लिए महिलाओं में हो गई थी। तो क्या कोड ऑफ कंडक्ट हटने के बाद भी इतना ही असर इसका महिलाओं पर रहने वाला है, और कितना विश्वास वो कांग्रेस सरकार पर रखती हैं, 1500 रुपए की उन्हें दिए ही जाएंगे, ये भी इन चुनावों में ही देखिए यहां पर पता लगने वाला है। सुरेश कश्यप पर भी आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से बड़ा तंज कसा गया है। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सुरेश कश्यप ने कभी भी संसद में कोई भी सवाल हिमाचल से जुड़ा नहीं उठाया है, इसीलिए उन्होंने प्रत्याशी अब विनोद सुल्तानपुरी दिए हैं। कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि शिमला संसदीय सीट से वो विनोद सुल्तानपुरी है, और ये जरूर अब हिमाचल की आवाज उठाने वाले हैं, हिमाचल के लोगों के लिए आवाज उठाएंगे संसद में जाकर। ऐसे ही नेता की आवश्यकता शिमला संसदीय सीट के लोगों को थी। तो आज कुछ एक बातें कही गई हैं और बार बार एक जिक्र यहाँ पर क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से किया ही जाता है, वो खरीद फरोख्त को लेकर आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर भी और साथ ही साथ उन नेताओं पर भी जो कि कांग्रेस से बागी हो गए थे, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। बड़े दिनों बाद सुधीर शर्मा की ओर से भी एक स्टेटमेंट सामने आई थी। दरअसल जब खरीद फरोख्त को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से आरोप लगाए जा रहे थे तो उस वक्त रोजाना इनकी ओर से सोशल मीडिया पर कोई ना कोई पोस्ट साझा किया जा रहा था, लेकिन अब कुछ दिन की ब्रेक के बाद एक दफा फिर इन्होंने बड़ा पलटवार किया है। और ये आज का दिन इसीलिए हुआ क्योंकि पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद किशन कपूर से मिलने के लिए ये उनके आवास पर गए थे। जब वापस लौट रहे थे तो मीडिया से इन्होंने बातचीत की और मीडिया में स्टेटमेंट इनकी ओर से ये दी गई है कि लग रहा है मुख्यमंत्री सुक्खू एक बड़े शोधकर्ता हैं, इसीलिए धर्मशाला में अभी तक अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाए हैं। जब उनका शोध खत्म होगा तो उसके बाद अपना प्रत्याशी भी तय कर लेंगे। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि खरीद फरोख्त को लेकर जो उन पर आरोप लगाए गए थे, मानहानि का केस उन्होंने मुख्यमंत्री पर दर्ज कर लिया है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री को नोटिस भी जारी हुआ है। ये बहुत शर्मिंदगी भरी बात है कि परिस्थितियां यहां तक आने दी गई हैं कि एक मुख्यमंत्री को नोटिस जारी हुआ कोर्ट से और अब 16 मई को इसकी सुनवाई होगी। उस दौरान वो देखेंगे कि क्या कुछ इसमें होता है। ज्यादा टिप्पणी वो इस मामले पर नहीं करेंगे। एक और नसीहत देखिए यहाँ सुधीर शर्मा की ओर से मुख्यमंत्री को दी गई है कि बार बार वो ये कह रहे हैं कि ये नेता बिक गए, लेकिन अब तो आम जनता भी जानती है कि जो भी कदम सुधीर शर्मा की ओर से उठाया गया है वो सराहनीय है। अच्छा निर्णय उन्होंने लिया है क्योंकि राज्य में और केंद्र में दोनों जगह पर भाजपा की सरकार बनने वाली है। इसीलिए अब आम लोग भी उनके इस कदम को सराह रहे हैं कि कांग्रेस को अगर उन्होंने छोड़ा है तो बिल्कुल ठीक छोड़ा है और यही धर्मशाला के लोगों के हित में भी था। ये भी सुधीर शर्मा की ओर से आज बड़ी स्टेटमेंट दी गई है।
देखिए, आज जनसभा को संबोधित करते करते कंगना रनौत ने भी हद कर दी है। ये हद हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी प्रचार प्रसार होता था और ऑपोजिशन की तरफ से या सत्ता पक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते थे। जो भी टक्कर में दो नेता रहते थे वो कोई ना कोई जुबानी हमला एक दूसरे पर बोलते थे, लेकिन इस बार जो हो रहा है वो बिल्कुल हद से परे है और सोच समझ से भी परे है। विक्रमादित्य सिंह की ओर से भी जो बयानबाजी की जा रही है उस पर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार एक महिला प्रत्याशी पर वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और वैसे ही शब्द अब कंगना रनौत के लिए भी आम लोगों की ओर से कहे जा रहे हैं, क्योंकि आज इन्होंने अपनी जनसभा में विक्रमादित्य सिंह की मिमिक्री की है। दरअसल इनका ये कहना था, हालांकि एक उपाधि इन्होंने और भी आज मंत्री विक्रमादित्य सिंह को दी है। सबसे पहले इन्होंने विक्रमादित्य सिंह को शहजादा कहा, फिर बिगड़ा हुआ शहजादा कहा, फिर तीसरी जनसभा में इनकी ओर से पप्पू का नाम उन्हें दिया गया और आज की जनसभा में इन्होंने चिंटू शहजादे का नाम इन्हें दे दिया है। दरअसल कंगना रनौत का ये कहना था कि एक शहजादे दिल्ली में हैं जो कि कहते हैं चांद पर आलू उगाऊंगा, और दूसरे चिंटू शहजादे हिमाचल प्रदेश में हैं जिनका ये कहना होता है कि कभी तो वो पार्टी छोड़ देंगे तो कभी दोबारा से उस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, कभी इस्तीफा दे देते हैं तो कभी खुद से ही अपना इस्तीफा वापस ले लेते हैं। मंत्री विक्रमादित्य सिंह के लिए साफ तौर पर आज कंगना रनौत की ओर से यह भी कहा गया कि पहले रोने लगते हैं मीडिया के समक्ष, फिर कहते हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा, और इन्हीं शब्दों को लेकर मिमिक्री भी कंगना रनौत की ओर से की गई विक्रमादित्य सिंह की। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि उसके बाद विक्रमादित्य सिंह ने यह भी माना कि सोनिया गांधी राहुल गांधी के बस की बात नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी चला पाए, लेकिन अगले दिन फिर से जाकर उन्हीं की गोद में वो बैठ जाते हैं और एक बार इस्तीफा देते हैं लेकिन फिर अगले दिन से अपने काम पर लौट जाते हैं। तो आखिरकार ये राजनीति का मजाक और कॉमेडी शो इन दोनों शहजादों ने क्यों बनाया हुआ है? ऐसे शब्द आज कंगना की ओर से कहे गए। हालांकि शब्दों को कहने में देखिए कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह से भरी जनसभा में एक मंत्री की मिमिक्री की गई है उस पर कई तरह के सवाल अब उठ रहे हैं। और बात केवल यहां कंगना रनौत की नहीं है। अगर हम मंत्री विक्रमादित्य सिंह को लेकर भी जानकारी दें तो जिस तरह से उन्होंने कंगना के चरित्र को लेकर कई सवाल उठाए, उनके खान पान को लेकर कई तरह के सवाल उठाए, तो अब ये काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए किसी भी गरिमा का ध्यान यहां पर नेताओं की ओर से नहीं रखा जा रहा है। ये अब हर कोई मान रहा है और इस पर आम जनता की ओर से भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो कंगना रनौत ने आज भरी जनसभा में मिमिक्री भी की, कुछ एक सवाल भी उठाए और साथ ही साथ राजनीति को कॉमेडी शो बनाकर रखा है। दिल्ली के शहजादे ने और हिमाचल प्रदेश के चिंटू शहजादे ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी उनकी ओर से किया गया है। हालांकि एक बात कंगना रनौत ने आज और कही है जो नई बात हम कहना चाहेंगे। इनका ये मानना था कि ये हिमाचल को छोड़कर अन्य जिस भी राज्य में गई हैं वहां इन्हें बहुत ही स्नेह और प्यार मिला है। साथ ही साथ पद्मश्री अवार्ड से इन्हें नवाजा भी गया है, जिस वजह से इन्हें दूसरे राज्यों में बाकी बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के मुकाबले ज़्यादा प्यार मिला है। लेकिन हिमाचल की बेटी को हिमाचल में ही अपमानित किया गया, इसके लिए तो अब यहाँ की जनता कभी भी कांग्रेस को माफ़ नहीं करने वाली है। इसका खामियाजा इलेक्शन में विक्रमादित्य सिंह भुगतने वाले हैं। ये भी आज इनकी ओर से एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। एक और शहजादों का गुट है और दूसरी ओर सनातनियों का गुट है। ये भी आज कंगना ने कहा है अब जनता को तय करना है उन्हें किस गुट को अपनी वोट देनी है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से आज 3 बड़ी बातें कही गई हैं ओपीएस को लेकर। पहली बात इन्होंने ये मानी है कि भाजपा कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है कर्मचारियों को ओपीएस पर, क्योंकि एक और यहाँ प्रदेश में भाजपा कह रही है कि इनकी जब सरकार बनेगी तो ओपीएस बंद नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी ओर राजस्थान में जब भाजपा की सरकार बनी तो वहां तो ओपीएस बंद कर दी गई। तो आखिरकार ये दोहरी राजनीति क्यों दिखा रहे हैं? और दूसरी बड़ी बात यहाँ जगत सिंह नेगी की ओर से ये भी कही गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही पहले ये ऐलान कर चुके हैं कि अब वो ओपीएस बंद करने वाले हैं। इस तरह का बयान उनकी ओर से राज्यसभा सत्र में सामने आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल में भाजपा कुछ और कह रही है। तो क्या ये प्रधानमंत्री से भी ऊपर है? सवाल उन्होंने ये भी उठाया है। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि अगर सच में यहाँ भाजपा की ओर से ओपीएस बहाल ही रखी जाएगी तो सबसे पहले तो उन्हें 9,000 करोड़ वापस दिलाने में केंद्र सरकार से हिमाचल सरकार की मदद करनी चाहिए। तो इस बात से ये सिद्ध हो जाएगा कि वो ओपीएस बहाली के हित में है, लेकिन ऐसा है ही नहीं, क्योंकि इनकी केंद्र सरकार में भी जो बड़े नेता हैं वो इस बात को लेकर मना कर चुके हैं कि वो ओपीएस बहाल नहीं रखने वाले हैं। और दूसरी बड़ी बात जो कि राजस्थान में सामने हरकत पेश आई है कि वहां पर ओपीएस बंद कर दी गई, तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हिमाचल में भी यही हालात होंगे अगर इनकी सरकार बनती है। हालांकि अब इस पर रिएक्शन क्या आता है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से, ये हम आने वाले दिनों में देखने वाले हैं।
एक और बड़ी अपडेट आज निकलकर सामने आई है। दरअसल कंगना रनौत की शिकायत दिल्ली पहुंच गई है और इसीलिए पहुंची है क्योंकि जो शब्दों का इस्तेमाल इन दिनों नेताओं की ओर से किया जा रहा है उस पर काफी ज्यादा आपत्ति ठहराई जा रही है। हालांकि ये कांग्रेस की ओर से ही केंद्रीय चुनाव आयोग को शिकायत भेजी गई है कि प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह को लेकर जैसे शब्द कंगना इस्तेमाल कर रही है वो उल्लंघन है नियमों का और आचार संहिता में भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। विक्रमादित्य सिंह के निजी जीवन पर वो नहीं बोल सकती है, खास तौर से तब जब वो बात वैसे ही कोर्ट में पहुंची हो। दरअसल विक्रमादित्य सिंह की पत्नी का जिक्र भी क्योंकि अब कंगना की ओर से कुछ दिन पहले किया गया था और ये उनकी निजी जिंदगी है, मामला कोर्ट में चल रहा है, तो ऐसे में ये करना अनुचित है, टिप्पणी वो नहीं कर सकती हैं। इस पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का जिक्र वो बार बार अपनी जनसभाओं में क्यों कर रही है, इस पर भी आपत्ति जताई गई है। हालांकि एक्शन इस पर क्या होता है ये हम देखने वाले हैं क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग को शिकायत भेज दी गई है और ऐसे में जो भी रिस्पॉन्स सबसे पहले सामने आएगा, जानकारी बिल्कुल हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।